लखनऊ में एक मॉल खुला है, वह मॉल अपने व्यावसायिक प्रतिष्ठान को लेकर काम कर रहा है और उसको लेकर के राजनीति का अड्डा बनाना, अनावश्यक बयानबाजी जारी करना और उसके नाम पर फिर सड़कों पर प्रदर्शन करके लोगों के आवागमन को बाधित करना और बार बार लखनऊ के प्रशासन से कहा गया सबके बावजूद भी अराजकता पैदा करने और सांप्रदायिक विद्वेष की स्थिति पैदा करने का जो कुत्सित प्रयास हो रहा है, यहाँ पे लखनऊ प्रशासन को बहुत गंभीरता से इसको लेना चाहिए। इस प्रकार की किसी भी शरारत को स्वीकार नहीं करना चाहिए। सख्ती से ऐसे तत्वों से निपटना चाहिए जो अनावश्यक मामलों को बढ़ावा देकर के माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे माध्यम हैं, अगर किसी को सूचना लेनी है वे सूचनाएं उन लोगों से जाके ले सकते हैं, लेकिन कोई हस्तक्षेप करके आवागमन को बाधित करेगा। मैंने पहले ही कहा कि सड़कों पर या पूजा के लिए या किसी भी अन्य कार्यक्रम के लिए कोई जगह नहीं होनी चाहिए और इसको किसी भी प्रकार की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। जो शासन ने पहले से व्यवस्था बनाई है उसको हम सख्ती से लागू करें, इन चीजों को तय करें। ये योगी आदित्यनाथ हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, बता रहे हैं कि लखनऊ में एक मॉल खुला जिसके बाद अनावश्यक बयानबाजी और प्रदर्शन करके सांप्रदायिक विद्वेष पैदा करने की कोशिश की गई है। सीएम ने लखनऊ प्रशासन को निर्देश दिया कि ऐसे लोगों पर सख्त कार्रवाई की जाए, जो कि दिन में हुई भी। आइए आपको बताते हैं कि सीएम किन की बात कर रहे थे और क्या बात कर रहे थे। 10 जुलाई को लखनऊ में लुलु मॉल का उद्घाटन हुआ। इसके प्रमोटर हैं संयुक्त अरब अमीरात का लुलु ग्रुप। लुलु ग्रुप के मालिक हैं भारतवंशी यूसुफ अली एमए। लुलु समूह ने उत्तर प्रदेश में तकरीबन 2,500 करोड़ का निवेश किया है। तो जब मॉल का उद्घाटन हुआ तो यूसुफ के साथ साथ यूपी के मुख्यमंत्री योगी भी उद्घाटन कार्यक्रम में शरीक हुए। 12 जुलाई की रात को एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ लोग लुलु मॉल के अंदर नमाज पढ़ते दिखाई देते हैं। इसके बाद लुलु मॉल निशाने पर ले लिया जाता है। सोशल मीडिया पर मीम बनाकर पूछा जाने लगा कि लुलु मॉल है या मस्जिद। अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने धमकी दी कि अगर नमाज की अनुमति मिली तो वो सुंदर कांड भी पढ़ना चाहेंगे। इसके बाद लुलु मॉल के बायकॉट की बात भी कही गई। 14 जुलाई को स्थानीय पुलिस थाने में घटना के संबंध में मॉल प्रशासन द्वारा एफआईआर दर्ज कराई गई। स्थानीय प्रशासन ने साफ किया कि नमाज पढ़ने वालों में मॉल का कोई कर्मचारी या अधिकारी शामिल नहीं था। लुलु मॉल ने एक बयान जारी करके भी कहा कि मॉल एक व्यावसायिक प्रतिष्ठान है और वहां काम करने वाले 80% लोग हिंदू ही हैं। लेकिन जैसे जैसे वीडियो वायरल हुआ, हिंदू संगठनों ने मॉल के बाहर प्रदर्शन जारी रखा। 15 जुलाई को हिंदू समाज पार्टी के 3 लोगों को मॉल परिसर में सुंदरकांड पढ़ने की कोशिश करते हुए हिरासत में लिया गया। 16 जुलाई को जब करणी सेना के लोगों ने मॉल में घुसकर चालीसा पढ़नी शुरू की तो पुलिस ने उन्हें तुरंत गिरफ्तार किया। 15 और लोगों को हिरासत में भी लिया गया। आज सीएम ने खुद बयान जारी करके साफ किया है कि अनावश्यक बयानबाजी और प्रदर्शन की अनुमति नहीं दी जाएगी। लखनऊ पुलिस 4 संदिग्धों को भी गिरफ्तार किया है। उसने ऐसी जानकारी है जिन पर मॉल में घुसकर नमाज पढ़ने का आरोप है। पुलिस ने यह भी साफ किया है कि नमाज पढ़ने के आरोपी गैर मुस्लिम नहीं थे। इनके नाम भी जारी कर दिए गए हैं। चारों मुसलमान हैं। मॉल प्रशासन ने भी परिसर में जगह जगह नोटिस लगा दिए हैं कि धार्मिक प्रार्थना की अनुमति मॉल में नहीं दी जाएगी। लेकिन मुख्यमंत्री की सख्त चेतावनी शायद परमहंस दास तक नहीं पहुंची। इन्हें आगरा वाले अच्छे से जानते हैं। परमहंस दास समय समय पर ताजमहल को तेजो महल बता चुके हैं। वहां पूजा करने की मांग को लेकर आगरा प्रशासन और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों के साथ उलझ भी चुके हैं। परमहंस लुलु मॉल के बाहर भी पहुंचे थे, लेकिन लखनऊ प्रशासन ने इन्हें मॉल में नहीं घुसने दिया। अब चलते हैं दिन की सुर्खियों की तरफ। पहली सुर्खी बनी है नूपुर शर्मा को सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत से। पैगंबर मोहम्मद पर टिप्पणी को लेकर देश के अलग अलग हिस्सों में एफआईआर दर्ज हुई थी इनके खिलाफ। नूपुर इनसे राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, चाहती थी कि मामले क्लब करके दिल्ली ले जाएं। 1 जुलाई को न्यायालय ने नूपुर पर बेहद सख्त टिप्पणी की थी, जिसके बारे में हमने आपको बताया भी था। आज उसी बेंच ने सुनवाई करते हुए आदेश दिया कि अगली सुनवाई तक नूपुर के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई न की जाए। न्यायालय ने केंद्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल और महाराष्ट्र की सरकारों को नोटिस भी जारी कर दिया है। अगली सुनवाई होगी 10 अगस्त को, तभी तक राहत भी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा एक और अपडेट यह है कि न्यायालय ने अग्निपथ योजना को लेकर लगाई गई याचिकाओं को दिल्ली उच्च न्यायालय भेज दिया है। दूसरी सुर्खी बिहार के सीतामढ़ी से है। 15 जुलाई को यहां 23 वर्षीय अंकित झा को कुछ लोगों ने चाकू मार दिया। इसके बाद जख्मी अंकित को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी स्थिति अब खतरे से बाहर बताई जा रही है।
अंकित ने कहा कि वह व्हाट्सएप पर नुपुर शर्मा का वीडियो देख रहा था, जिसके बाद उसे चाकू मारा गया। वैसे सीतामढ़ी एसपी हरकिशोर राय ने प्रेस से कहा है कि घटना में सांप्रदायिक एंगल नहीं मिला और एफआईआर में नामित 4 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया। वैसे समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक प्रेस के एक हिस्से ने यह भी लिखा है कि तहरीर तभी ली गई जब उसमें नुपुर शर्मा वाली बात को हटाया गया। ये जानकारी भी मिली है कि घटना में शामिल सभी लोग एक दूसरे को जानते हैं। वो मिलकर सड़क किनारे धूम्रपान कर रहे थे और जब ये घटना हुई तब यही सब चल रहा था। इसी बीच राजस्थान से खबर यह है कि वहां एक ऐसे पाकिस्तानी शख्स की गिरफ्तारी हुई है जो नुपुर शर्मा की हत्या के मकसद से भारत आया था। इसे 16 जुलाई को बीएसएफ ने गिरफ्तार कर लिया था। इसका नाम रिजवान अशरफ बताया जा रहा है और पाकिस्तान के उत्तर पंजाब में मंडी बहाउद्दीन का यह रहने वाला है। रिजवान के पास धार्मिक किताबें और एक चाकू बरामद हुआ है। तीसरी सुर्खी हरियाणा के नूह से है। यहां डीएसपी तावरू सुरेंद्र सिंह बिश्नोई को ट्रक से कुचलकर मार डाला गया। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक डीएसपी सिंह अवैध खनन की जांच कर रहे थे। इसके लिए वो तावड़ू पहाड़ी पर छापा मारने पहुंचे थे। वो अपने आधिकारिक वाहन के बगल में खड़े थे, साथ में गनर भी था, ड्राइवर भी था। जब उन्होंने एक डंपर आता हुआ देखा, पुलिस को संदेह है कि डंपर पर अवैध खनन वाले उपकरण लदे हुए थे। डीएसपी ने डंपर को रुकने का इशारा किया, लेकिन डंपर उन्हें कुचलता हुआ आगे बढ़ गया। हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने डीएसपी के परिवार के लिए 50 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है और ये वादा किया है कि हरियाणा पुलिस दोषियों को बख्शेगी नहीं।